नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी, इस मायने में कि G7 कंट्रीज़ का, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का, वैसे आपको एक बात स्पष्ट कर दें, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी याद दिला दें जो भूल गए हों, ये कभी G8 हुआ करता था। 8 जो है बड़े देश इसके सदस्य थे। बाद में रूस को इससे निकाल दिया गया, चीन को कभी इसमें शामिल नहीं किया गया, तो G7 हो गया। 2019 से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है G7 की बैठक में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का महत्व, जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, सबसे शक्तिशाली देश हैं दुनिया के, उनकी नज़र में क्या है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी ने भारत का कद कितना ऊंचा कर दिया है पिछले 11 साल में। लेकिन बात उसकी आज नहीं हो रही। बात हो रही है कि मैंने शुरू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? अच्छी थी इसलिए कि वो G7 की बैठक से बीच में ही चले गए। बीच में क्या, शुरू में ही चले गए। और उन्होंने कहा कि उनको कुछ बहुत बड़ा काम करना है, और उन्होंने अपने जो रक्षा सलाहकार हैं, रणनीतिक सलाहकार हैं, उनकी बैठक बुला ली थी। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक बयान ज़रूर आया लेकिन कोई एक्शन तो अभी दिखा नहीं। स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना पड़ेगा। G7 ने एक प्रस्ताव पास किया, G7 के देशों ने, जिसमें कहा गया कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जो है उसको रोके। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है उसको कम किया जाए, उसको डी एस्केलेट किया जाए, दोनों पक्ष थोड़ा पीछे हटे, दोनों पक्ष थोड़ा नरमी दिखाए। इस वजह से, ये दूसरी बात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो चले गए। क्यों चले गए अभी तक किसी को नहीं मालूम। ऐसा क्या बड़ा काम था जो कनाडा में रहते हुए नहीं कर सकते थे। उनके सामने 2 समस्याएं आने वाली थी। पहली तो समस्या ये कि ये मेज़बान देश जो है वो कनाडा है, वही कनाडा जिसको डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अपने देश का 51वां राज्य बनाने को तैयार थे, और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कह रहे थे कि गवर्नर बन जाओ। तो उनको सामना करना पड़ता कनाडा की नई सरकार का कि आप हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। अब इसका क्या जवाब देते ट्रंप? अगर सार्वजनिक रूप से ये सवाल पूछ लिया जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए पूछ लिया जाता है, तो क्या जवाब देते? दूसरा, जो असली बात है, 9-10 मई के बाद से लगातार जो ट्रंप एक के बाद एक बयान में अपने दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया, और युद्ध रुकवा दिया, कहा कि ट्रेड करेंगे, ट्रेड के नाम पर रुकवा दिया, और वो दावा लगातार करते जा रहे हैं और भारत लगातार इसका खंडन करता जा रहा है। लेकिन जो भारत विरोधी, मोदी विरोधी और इस सरकार की विरोधी शक्तियां हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, वो इसी को लेकर उड़ रही है कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। उनको अपने प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार की बात पर भरोसा नहीं है, अपनी सेना, अपनी फौज पर भरोसा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भरोसा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे बयानों पर वो भरोसा करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो मोदी विरोधी नहीं होते। तो मोदी विरोधी जो लगे ट्रंप का बयान, जो मोदी को नुकसान पहुंचाने वाला लगे ट्रंप का बयान, उसका समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। तो इससे आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है। लेकिन बात असली है कि हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप तो चले गए, उसके बाद उनकी ओर से फ़ोन कॉल आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी कनाडा में ही है प्रधानमंत्री, तभी याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फ़ोन आया। दोनों नेताओं की 35 मिनट बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, और ये साफ साफ 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत ने न किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है, न कभी करेगा। हम इस मामले में कोई मध्यस्थता नहीं चाहते, न ही हमने किसी से कहा कि वो मध्यस्थता करे। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर को रोका है हमने, वो चूँकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया और वो चाहते थे कि रोका जाए, इसलिए रुका है।
और इस दौरान कोई बातचीत ट्रेड की नहीं हुई है। उन्होंने कहा 9 तारीख की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फ़ोन आया था उनके पास और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मैंने उनसे कहा जेडी वैंस से कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे, वो गोली चलाएगा तो हम जवाब गोले से देंगे। ये जेडी वैंस को बता दिया गया था और ठीक वही हुआ। पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की हमारे 26 शहरों पर। बदले में हमने जो किया, पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया, उसका जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल था उसको ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए, और उसकी पूरी एयरफोर्स को एक तरह से अंधा कर दिया। ये काम हमने कुछ घंटों में किया। उन्होंने दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत में कही, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को अब प्रॉक्सी वॉर नहीं मानते, हम आतंकवाद को वॉर मानते हैं और इसके खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल बहुत कड़े शब्दों में। अब इससे ज़्यादा जो है भारतीय संस्कृति उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देती कि इससे ज़्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग करें, वरना अगर भारतीय संस्कृति में पले बड़े ना होते मोदी तो कह सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल भारत का कोई नेता जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करता हो वो नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के रवैये में अभी कोई खास बदलाव नहीं आया है। उनको झटका तो बहुत बड़ा लगा है और एक और बात से झटका लगा होगा कि इस फ़ोन पर हुई बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि क्या ये संभव है कि आप कनाडा से G7 की बैठक से लौटते समय अमेरिका होते हुए जाएं भारत। प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया, कहा मेरे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, एंगेजमेंट है, अभी जो है अमेरिका आना संभव नहीं है। अब इससे लगाइए अंदाज़ा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और उसका राष्ट्रपति जाहिर है कि सबसे शक्तिशाली नेता है, उसके साथ भारत का प्रधानमंत्री किस तरह से बात कर रहा है। बराबरी पर नहीं, ये पूरी बातचीत बताती है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर बात कर रहे हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको देखेंगे। हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की सार्वभौमिकता की सुरक्षा, एकता अखंडता की सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा है। उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम होगा हम उठाएंगे। अमेरिका जो अब ईरान के बारे में कह रहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई पाकिस्तान को क्यों बनने दिया, और अगर भारत उसकी परमाणु शक्ति को पंगु करना चाहता है पाकिस्तान की, तो फिर आप उसमें बाधा क्यों बनेंगे। लेकिन पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझिए, जिस तरह से जो चेंज आया है। पाकिस्तान के सेनापति फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने डिनर पर बुलाया है। आज रात ही डिनर होगा। अब इसको बहुत से लोग इस रूप में पेश कर सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है कितना भाव दे रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान को साथ लेना, उसको अटैक करना है ईरान पर। ईरान के बारे में आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को याद कीजिए। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि ये अयातुल्ला अली खामनेई कहाँ पर है, कहाँ छिपा है। हम इसको जब चाहे मार सकते हैं, ये हमारे निशाने पर है, लेकिन अभी मारेंगे नहीं। लेकिन हम ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश भी नहीं बनने देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर किसी अमेरिकी एसेट पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे उनमें से ज़्यादातर को इजराइल ने नष्ट कर दिया है। एक बचा है जो पहाड़ी इलाके में है और कई मीटर, माना जाता है कि कोई 65 मीटर कहता है, कोई 100 मीटर कहता है, नीचे ज़मीन के अंदर है। उसको भेदने की ताकत
जिस बम के पास है वो केवल अमेरिका के पास है। अमेरिका ये काम कर सकता है, इजराइल नहीं कर सकता। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका देर सवेर ये करने जा रहा है। अब समस्याएं बहुत तरह की हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान कमज़ोर हो। ईरान के कमज़ोर होने का मतलब है रूस कमज़ोर होगा। ईरान के कमज़ोर होने का मतलब है चीन कमज़ोर होगा। और अब तो ये भी पकड़ा गया है कि चीन जो है मलेशिया और दूसरे देशों के जरिए जो है चोरी से ईरान से तेल खरीद रहा था, सस्ता तेल। चीन को सबसे सस्ता तेल दुनिया में ईरान से मिलता है। तो इसलिए अगर ईरान कमज़ोर होता है या वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका सीधा नुकसान चीन को होगा। ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई होने वाली है उसको आप सिर्फ ईरान तक सीमित करके मत देखिए। और ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों से मिलती है। तो पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहेगा अमेरिका, उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने जो 4-5 वीडियो पहले कहा था एक बात कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, करता है और करता रहेगा, उसको आप मान कर चलिए कि अमेरिका के लिए हमेशा पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसको वो नष्ट नहीं होने देगा। भारत क्या करे? भारत का लक्ष्य भी पाकिस्तान को ख़त्म करने का नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में लक्ष्य होना चाहिए कि पाकिस्तान हमला करने लायक न रह जाए। वो अमेरिका की जितनी भी मदद करना चाहे करे, लेकिन भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या भारत पर हमला करने की उसकी शक्ति ही न बचे। भारत का लक्ष्य इस समय यही होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को नहीं रोकेगा तो भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा और उसकी कीमत उसको बढ़ाता रहेगा। और लगातार आप 2016 से देखिए और 2025 तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत लगातार पाकिस्तान के लिए उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है। इस बार अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता है तो उसको और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बात पाकिस्तान को समझ में आ रही हो चाहे नहीं, अमेरिका को समझ में आ रही है। इसलिए भारत ने, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि हम इस नैरेटिव में नहीं आएंगे कि आपने समझौता करा दिया या आप समझौता करा सकते हैं। ये भी कह दिया कि जेडी वेंस से जो बातचीत हुई थी उसमें कहीं ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई थी, उसमें युद्ध विराम की कोई बात नहीं हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवसर का इंतज़ार कर रहे थे। मैं कई बार कह चुका हूं आपसे कि मोदी की सबसे बड़ी विशेषता उनके व्यक्तित्व की है धैर्य। वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। कोई आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई हमला कर रहा है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। वो अपना समय चुनते हैं। जो शुंजू कहते हैं कि समय को अपना साथी बनाओ, तो मोदी समय को अपना साथी बनाकर चलते हैं। उन्होंने तय किया था कनाडा में G7 की बैठक में ट्रंप को जवाब देंगे, लेकिन ट्रंप पहले ही चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं भाग गए, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना तो है कि ट्रंप मोदी का सामना करने से बच गए। ये बातचीत जो टेलीफोन पर हुई है, आप कल्पना कीजिए ये आमने सामने होती तो ट्रंप की स्थिति क्या होती है। तो ट्रंप ने एक तरह से अपने को अपमानित होने से बचा लिया और उनको समझ में आ गया कि ये मोदी झुकने वाला नहीं है। हम 10 बार झूठ बोलेंगे और मोदी चुपचाप जो है मान लेंगे कि अच्छा छोड़ो चलो, ये बोल रहे हैं तो मान ही लेते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। भारत जो सही है उसको सही कहने की ताकत रखने वाला देश बन गया है। एक ऐसा लीडर मिला है जो सही को सही बोलने में ज़रा भी हिचकिचाता नहीं और अपने राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं करता। ये बात ट्रंप को समझ में आ गई है। अब आप देखिए, ट्रंप ने जब से ये टैरिफ वॉर शुरू की है तब से जो भी माहौल बना है, दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। एक भी शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बोला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का ध्यान रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उनको मालूम है मोदी की ताकत क्या है। उनको मालूम है कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ग्लोबल साउथ के लीडर बन चुके हैं। भारत की ताकत को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों पहचानते हैं, दुनिया पहचानती है। G7 के मंच पर अगर भारत को स्थान मिल रहा है तो ऐसे ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दुनिया को पता है कि भारत की ताकत क्या है और वो किस तरह से बढ़ रही है। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको भी जब मौका मिले तो ये बात लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक नए पायदान पर खड़ा कर दिया है। उसको एक शक्तिशाली सैन्य ताकत वाले देश के रूप में विश्व मंच पर खड़ा कर दिया है। और इससे बहुत से लोग चकित हैं और कुछ डरे हुए हैं। डरे हुए वो जो उनको लग रहा था कि भारत की सैन्य शक्ति ज़्यादा है नहीं, उसको धमका सकते हैं, गीदड़ भभकी दे सकते हैं, और अगर हमला करने की या युद्ध की चेतावनी दे तो वो डर भी सकता है। उन सब के लिए बड़ा बुरा समय आ गया है कि भारत की सैन्य शक्ति को देखकर वो चकित हैं और कुछ लोग भारत में अभी तक भ्रमित हैं। उनमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। कांग्रेस पार्टी जैसे पाकिस्तान की ये नीति है, बल्कि कहें स्वभाव है कि वह अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करता। अब आप इसको क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आज भी मानता है कि वो 1971 का जो युद्ध था वो हारा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है अपने देश में, ये बन गई है, ऐसी पहले नहीं थी, ऐसी बन गई है जो कभी सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो सच जो उसके माफिक ना हो, जो उसको सूट न करता हो, वो सच जो उसके विरोधी को फ़ायदा पहुंचाता हो, ऐसे किसी भी सच को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन परिस्थिति बदल रही है, देश के लोगों को समझ में आ रहा है। आजकल ये जो सोशल मीडिया है, ये किसी बात को छिपने नहीं देता है। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन सच्चाई सामने आती है। तो वो जो नैरेटिव चलाने का वेस्ट का ज़माना था कि जो भी चला देगा वही दुनिया का सत्य हो जाएगा, वो स्थिति बदल रही है, पूरी तरह से बदल गई है, ये नहीं कह रहा हूँ। आज भी नैरेटिव बनाने में, चलाने में वेस्ट आगे है। और वेस्ट में जो शक्तियाँ नैरेटिव बनाती और चलाती हैं वो ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा 99% भारत विरोधी हैं। लेकिन वहाँ भी बदलाव आ रहा है। ये बदलाव दिखाई दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दुनिया के बड़े स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एक्सपर्ट खुलकर सामने आकर लिखकर बताने को तैयार हैं कि ये भारत की बड़ी निर्णायक जीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। ये बदलाव मैं हमेशा कहता हूँ, आप भी जानते हैं कि बहुत तेज़ी से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। और बदलाव आ रहा है और इसकी गति आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ने वाली है। आपने कब ऐसा सुना था कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अभी G7 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं, आज ही कल की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। भारत की किसी प्रधानमंत्री के बारे में इटली जैसे विकसित देश की प्रधानमंत्री ने या किसी और ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही हो, आपने कब सुनी थी? तो जो अपना है उसकी ताकत को पहचानिए। उसको गाली देने से ताकत नहीं बढ़ने वाली, भारत का सम्मान नहीं बढ़ने वाला। और जो गाली दे रहे हैं आप मान कर चलिए कि वो देश का हित नहीं चाहते हैं। इन दोनों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।